नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में घर खरीदने वालों की किस्मत बदलने वाली है? क्या आने वाले 5 सालों में लाखों परिवारों को अपना घर होने का सपना पूरा हो सकता है? और क्या सरकार ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो मुंबई से लेकर पुणे, नागपुर और नासिक के मिडिल क्लास परिवारों तक पूरे रियल एस्टेट बाजार का खेल बदल सकता है? जरा सोचिए, आज महाराष्ट्र भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला स्टेट है, लेकिन इसी स्टेट में लाखों परिवार ऐसे हैं जो या तो किराए के घरों में रह रहे हैं या फिर सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में तो घर खरीदना आम आदमी के लिए किसी सपने से कम नहीं रहा, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी नई हाउसिंग पॉलिसी लागू की है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि आने वाले सालों में राज्य में रेजिडेंशियल एरियो की तस्वीर बदल सकती है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और सरकारी घोषणा है या वास्तव में ऐसा ब्लूप्रिंट जो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पॉलिसी का फ़ायदा सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास को मिलेगा या फिर रियल एस्टेट कंपनियां और इन्वेस्टर्स भी इससे बड़ी कमाई कर सकती हैं? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉलिसी के पीछे सरकार की असली रणनीति क्या है, कितने घर बनने वाले हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और आखिर क्यों महाराष्ट्र के रियल एस्टेट बाजार में इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र सरकार की नई हाउसिंग पॉलिसी का सबसे बड़ा टारगेट अगले 5 सालों में लगभग 35 लाख घरों की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी जानकारी के अनुसार इस टारगेट का आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, निम्न आय वर्ग यानी एलआईजी और मिडिल क्लास यानी एमआईजी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन और जनसंख्या के दबाव के कारण स्टेट में रेजिडेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और यदि अभी बड़े स्तर पर इसमें दखल नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में हाउसिंग संकट और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नई नीति में 5 सालों के भीतर 35 लाख घरों की उपलब्धता का टारगेट रखा गया। दोस्तों, अब जरा महाराष्ट्र की स्थिति समझिए। मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर अकेले देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजारों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों लोग रोजगार और बिजनेस के लिए आते हैं। पुणे आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर बन चुका है, जबकि नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और ठाणे जैसे शहरों में भी तेज़ी से शहरी विस्तार हो रहा है। ऐसे में ज़मीन की कीमतें बढ़ रही है, किराए महंगे हो रहे हैं और अफोर्डेबल घरों की उपलब्धता लगातार चुनौती बनती जा रही है। यही कारण है कि नई पॉलिसी का फोकस केवल नए घर बनाना नहीं, बल्कि स्लम रीडेवलपमेंट, क्लस्टर रीडेवलपमेंट और खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों के बेहतर यूज़ पर भी है। गवर्नमेंट का दावा है कि इस बार केवल घोषणा नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया। बिल्डरों और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए कई विभागों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि प्रोजेक्ट्स तेज़ी से शुरू होंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी और घर खरीदारों पर प्रोजेक्ट जल्दी पहुंच सकेंगे। पिछले कई सालों में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि परमिशन प्रोसेस में देरी के कारण प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाती है और उसका बोझ अंततः खरीदार पर यानी आप पर पड़ता है। नई पॉलिसी में सीनियर सिटीजन, महिलाओं और विशेष ज़रूरत वाले लोगों के लिए भी अलग से प्रावधान पर जोर दिया गया। सरकार की कोशिश है कि घर केवल 4 दीवारों तक सीमित ना रहे, बल्कि उसे सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से जोड़ा जाए। यही कारण है कि फ्यूचर की परियोजनाओं में बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं, परिवहन कनेक्टिविटी और सामुदायिक ढांचे को भी महत्व दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा भी है। महाराष्ट्र सरकार ने 2026-27 के लिए रेडी रेकॉनर रेट्स यानी संपत्ति के सरकारी मूल्यांकन दरों को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। इसे आम भाषा में समझे तो यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला सरकारी मूल्यांकन इस साल नहीं बढ़ेगा। आर्थिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने 2025-26 के स्तर पर ही रेडी रेकनर दरें बनाए रखने का निर्णय लिया है। ये फैसला इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब रेडी रेकनर रेट्स नहीं बढ़ते हैं तो कई मामलों में प्रॉपर्टी खरीदने की कुल लागत भी बढ़ जाती है। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिक हो सकते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने बाजार में बैलेंस बनाए रखने और खरीदारों को राहत देने के लिए इसे स्थिर रखा है।
सरकार का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और रियल एस्टेट की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए ये कदम खरीदारों का विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि घरों की आपूर्ति बढ़ती है और सरकारी मूल्यांकन दरें स्थिर रहती है तो बाजार में लेन देन बढ़ सकता है। इसका फ़ायदा केवल खरीदारों को नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी होगा, क्योंकि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा बिक्री से स्टेट गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 2025-26 में स्टेट में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी से हज़ारों करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को लाभ मिला और सरकार बाजार की गति बनाए रखना चाहती है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या केवल नई नीति और स्थिर रेडी रेकनर रेट से महाराष्ट्र का हाउसिंग संकट खत्म हो जाएगा? क्या मुंबई जैसे शहरों में वास्तव में अफोर्डेबल हाउसिंग की उपलब्धता हो पाएगी? क्या स्लम रीडेवलपमेंट समय पर पूरा होगा? और डेवलपर्स नई नीति का फ़ायदा उठाकर बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे? यही सवाल है जिनका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाउसिंग सेक्टर को लेकर अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और इसका असर केवल घर खरीदारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे रियल एस्टेट बाजार, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रोजगार और इन्वेस्टमेंट पर भी दिखाई देगा। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। आखिर इस नई हाउसिंग पॉलिसी और रेडी रेकनर रेट को स्थिर रखने के फैसले का सीधा असर मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और पूरे महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी इन्वेस्टर पर क्या पड़ेगा? क्या आने वाले सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी या बाजार में एक नया कंपटीशन शुरू होगा? दोस्तों, यही जानेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, इसलिए बने रहिए वीडियो में। अभी भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरी नई हाउसिंग पॉलिसी से फ़ायदा किसका होने वाला है? क्या ये सिर्फ सरकार की एक घोषणा है या फिर वास्तव में महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी बाजार में बड़ा बदलाव आने वाला है? अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी बाजार पर नज़र रखते हैं, तो ये हिस्सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक तरफ 35 लाख घरों की मौजूदगी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और दूसरी तरफ 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट्स को स्थिर रखने का फैसला किया। यही दो फैसले आने वाले सालों में पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की दिशा तय कर सकते हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे और पिंपरी चिड़वड़ी जैसे शहरों में पहले से ही रेजिडेंशियल मांग मजबूत बनी हुई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्मों और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजार में शामिल है, जहां हर साल लाखों स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री होती है। ऐसे में जब सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग और स्लम रीडेवलपमेंट पर बड़ा दाव लगाती है तो इसका सीधा फायदा डेवलपर्स और खरीदार दोनों को मिल सकता है। स्लम रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट का मतलब है कि शहरों के भीतर पहले से मौजूद ज़मीन का बेहतर उपयोग होगा और नए रेजिडेंशियल स्टॉक बाजार में आएंगे। इससे सप्लाई बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में कीमतों पर दबाव कम होगा। दूसरी तरफ रेडी रेकनर रेट स्थिर रहने का फैसला भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने लगातार दूसरे साल सरकारी मूल्यांकन दरों में वृद्धि नहीं की। इसका मतलब यह है कि घर खरीदने वाले लोगों को अब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की जो गणना है के लिए बढ़े हुए सरकारी रेट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसान भाषा में कहें तो यही सरकारी दरें बढ़ा देती है। कई मामलों में खरीदारी की कुल लागत भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं किया गया। यही वजह है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने इसका फैसला किया। दोस्तों, ये दोनों ही फैसले आपसे भी जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं, क्योंकि अगर रेट्स नहीं बढ़ाए गए तो आप समझिए कि जो रजिस्ट्री आप कराने जाते हैं उसमें स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज वो भी बढ़ जाते हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपको बाज़ार में 10 रुपये की मिल रही है लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्ज भी लगा दें तो वो 11 रुपये की पड़ेगी या 10.5 रुपये की पड़ेगी। और अगर ये रेट्स बढ़ा दिए गए तो वही 12 रुपये की भी हो सकती है। और इसके अलावा 35 लाख नए घर EWS, MIG और दूसरे वर्गों के लिए लाने की जो स्कीम है ये भी सीधा फ़ायदा आम आदमी को देगी, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में और पूरे महाराष्ट्र में आप देख ही रहे रियल एस्टेट के हालात क्या हैं। अगर आप एक 1 BHK फ्लैट भी खरीदने के लिए जाते हैं तो 1 करोड़ से कम कहीं नहीं मिल रहा। 1.5 करोड़, 2 करोड़ या इससे ऊपर भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर सरकार इस तरह की योजना लाती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट में ज़्यादा आएंगे और ऐसे में जो एक कंपटीशन बना हुआ, रेट लगातार तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं, वो भी स्टेबल होंगे।
और आम आदमी यानी आपको आपके सपनों का घर भी तुरंत मिल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र सरकार की ये पॉलिसियाँ रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ फ़ायदा दे सकती है? और सबसे बड़ी बात ये, क्या इससे आम आदमी यानी आपको एक बड़ा फ़ायदा होगा या सिर्फ ये एक घोषणा बन के रह जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।